हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान पर। आज फिर से एक बेहतरीन जीके जीएस का टेस्ट आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, लगातार बैक टू बैक ज्ञान पर जीके जीएस का टेस्ट चल रहा है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है रिगार्डिंग बीएसएससी 12th इंटर स्तरीय जो एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी एक बेहतरीन आयाम तक पहुंच जाए। ठीक है, और जो भी उसमें कमियां हैं वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप उसको पूरा कीजिए। और उसके लिए हम लोग हमेशा बैक टू बैक हर दिन आपके लिए बेहतरीन जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो जीके जीएस का सेट है, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? यानी ऐसा कौन सा राजा था, ठीक है, जो पहली बार, ठीक है, विश्व में पहली बार विधि संहिता बनाया था? ऐसा कौन सा राजा था? ठीक है, राजा की बात की जा रही है, राज्य की बात नहीं की जा रही है, देश की बात नहीं की जा रही है, आपसे राजा की बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा राजा था जो क्या बोलते हैं सर्वप्रथम विधि संहिता यानी लॉ से रिलेटेड एक नियम बनाया था, कानून बनाया था। कानून बनाने वाला, ठीक है, कानून बनाने वाला ऐसा पहला कौन सा राजा था? ऑप्शन क्या है? हम्बुराबी, नेपोलियन, सिकंदर या फिर जूलियस। ठीक है, तो विश्व में ऐसा कौन सा राजा था जिसने पहली बार कोई कानून बनाया था? ठीक है, तो वो था हमारा हम्बुराबी। क्या था? हम्मुराबी। ठीक है, हम्मुराबी नाम का जो राजा था, ठीक है, उसने ये बनाया था कि जैसा, ठीक है, जैसा गलती जैसे को तैसा, जैसे को, ठीक है, जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं विधि संहिता था, ये जो नियम था, ये किसने बनाया था? हम्मुराबी नाम का राजा बनाया था। जैसे को तैसा यानी अगर किसी ने कुछ गलती किया है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नियम बनाया था वो किसने बनाया था? वो हम्मुराबी नाम का एक राजा था, उसने बनाया था। ठीक है, अगर भारत के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें, ठीक है, तो भारत में विधि संहिता बनाने वाला पहले कौन थे? तो वो थे मनु। ठीक है, कौन थे? मनु। मनु ने क्या बोलते हैं मनु स्मृति बनाया था। ठीक है, अब मनु स्मृति जो था वो हमारे भारत के लिए पहला प्रथम विधि संहिता के रूप में जाना जाता है। यानी कानून का जो बेसिक जो शुरुआती चीज था, ठीक है, जिसमें हम लोग को कानून देखने के लिए मिलता है, नियम कानून देखने के लिए मिलता है, वो हम लोग मनु स्मृति से हम लोग पाते हैं प्रथम बार भारत के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन का जो हो जाएगा कि विश्व की बात की जा रही है, वो राजा कौन था? वो हम्मुराबी था। अगर भारत की बात की जाएगी तो वो कौन हो जाएगा? वो मनु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मनु हो जाएगा। मनु की चर्चा बहुत आती है कि ये भारत का पहला विधि मंत्री था, विधि मानव था, विधि, ठीक है, विधि जिसने क्या बोलते हैं विधि संहिता का ये मतलब डेवलप किया था, विकास किया था, और जिसको हम लोग मनुस्मृति भी बोलते हैं। ये जो मनु थे ना, ये किसके दरबार में रहते थे? ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, ठीक है, ये रहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह प्रावधान है कि हाँ, ठीक है, राज्य द्वारा, ठीक है, जो बच्चों को क्या बोलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? क्या ये 349 है, या 350A है, या 350 है, या फिर 351 है? तो ये जो अनुच्छेद है जिसमें क्या बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा में राज्यों को क्या बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी के स्थान पर उनकी जो भी मातृभाषा है उस पर, उसके आधार पर शिक्षा देने की बात की गई है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? ये है 350 है। कौन सा अनुच्छेद है? 350 है। ठीक है, 350A अनुच्छेद में ये बात की गई है कि हाँ, बच्चों को क्या बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा जब दी जाएगी तो उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। बाकी अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं। ये जो है 351 ना, ये हिंदी के विकास से मतलब संबंधित है कि हिंदी का डेवलपमेंट किया जाएगा, हिंदी जो भाषा है उससे उसका विकास किया जाएगा। ठीक है, 350A है यहाँ पर। 350B जो होगा उसके लिए क्या होता है, एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि हाँ, एक भाषा से संबंधित एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो भाषा के संबंधित जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रावधान है उससे संबंधित चीजों को देखेगा। फिलहाल क्वेश्चन बात की जा रही है कि किसमें मातृभाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है, यह है अनुच्छेद 350A में। ठीक है,
और ये किस भाग में आता है? संविधान के 17वें भाग में आता है। संविधान के 17वें भाग में क्या बोलते हैं, ये आता है जिस भाग में क्या बोलते हैं, भाषा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? भाषा की बात की गई है। तो संविधान का कौन सा भाग लैंग्वेज के बारे में बात करता है? वो 17th पार्ट है। ठीक है, संविधान का 17th पार्ट यानी 17वां जो भाग है वो भाषा के बारे में बात करता है, और उसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 350 है जो ये बात करता है कि हाँ, प्राथमिक शिक्षा जो है वो क्या बोलते हैं, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? यानी आपको यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन में है इसमें से आपको ऐसे राष्ट्रपति को चुनना है जो लगातार बैक टू बैक, ठीक है, यानी इनका कार्यकाल खत्म हुआ और फिर से वही राष्ट्रपति चुनी गए। ठीक है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रहे? ऑप्शन क्या है हमारे पास? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बने रहे? तो वीवी गिरी तो होंगे नहीं और जाकिर हुसैन तो होंगे नहीं। राधाकृष्णन राष्ट्रपति तो बने थे, लेकिन ये 2 बार नहीं बने थे, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। 2 बार ये उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये 2 बार उपराष्ट्रपति, इनको लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और इसके बाद ये राष्ट्रपति बने भी थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति, जिनको चुना गया था 1950 के जनवरी में। जनवरी 1950 में इनका पहला कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ ना 1955 में, फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, और ये लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में रहे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 कार्यकाल तक ये राष्ट्रपति बने रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? गुलाबों की लड़ाई कब हुई थी? इसकी लड़ाई, गुलाबों की लड़ाई कहां पर हुई थी? ठीक है, गुलाबों की जो लड़ाई थी वो कहां पर हुई थी? गुलाबों की लड़ाई कहां पर हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन क्या है? हॉलैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, पोलैंड में हुई थी, या फिर फ्रांस में हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे विश्व इतिहास से संबंधित ये क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना भी नहीं है, एक फैक्चुअल हो गया। आपसे जैसे पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन किया था फैक्चुअल टाइप का कि फ्रांसीसी क्रांति से हम लोग क्या सीखे थे? तो समानता, ठीक है, बंधुता, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सभी को क्या बोलते हैं, इक्वलिटी मिले, ठीक है, बंधुता मिले और सभी को न्याय मिले। ये चीज़ हम लोग क्या सीखे थे? फ्रांसीसी क्रांति से सीखे थे। तो वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाँ, गुलाबों की जो लड़ाई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन को, ठीक है, हमने पिछले सेशन में काफ़ी अच्छे से किया भी है। मैंने उसमें डिटेल्स, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स में मतलब हमेशा बता दिया करता हूं, ताकि एक क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना वो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए जब आप कोई प्रैक्टिस सेट को मतलब अटेम्प्ट करते हो। तो उसी के तहत मैंने पिछले सेशन में आपको ये जानकारी दी भी थी कि ये जो है ना भारत की प्रथम महिला जिसको बुकर सम्मान मिला था तो वो कौन थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? अरुंधति रॉय, प्रियंका गांधी, किरण बेदी या फिर मेधा पाटेकर। ये जो किरण बेदी है ये भारत की पहली महिला IAS है। ठीक है, किरण बेदी। मेधा पाटेकर जो है ये किसान आंदोलन से ये जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश में जो नदी बचाओ आंदोलन है उससे ये जुड़ी हुई है मेधा पाटेकर। प्रियंका गांधी जो है ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है, सांसद है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसको क्या मिला है? बुकर सम्मान मिला है। तो बुकर सम्मान किनको मिलता है? साहित्यकार जो होते हैं, ठीक है, साहित्यकार जो होते हैं, जो उपन्यास लिखा करते हैं, पुस्तकें लिखा करते हैं, और उन पुस्तकों को क्या बोलते हैं, बुकर सम्मान के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो अरुंधति राय जो थी, ठीक है, इनको प्रथम भारतीय महिला के रूप में बुकर सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अरुंधति राय को। इनका जो बुक था, ठीक है, मैंने पिछले सेशन में बताया भी है आपको, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय को क्या बोलते हैं, ये प्रथम भारतीय महिला थी जिनको क्या बोलते हैं, बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो है ना, ये एक वैश्विक संगठन है, ठीक है, और वैश्विक संगठन से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आपको क्या बोलते हैं, वैश्विक संगठन को काफी अच्छे से रिवाइज करके चलना है, ठीक है। जितने भी हैं, WHO हो गया, ILO हो गया, UNO हो गया, UNGA हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन क्या है, अमेरिका में है, इटली में है, या फिर न्यूयॉर्क में है या फिर जेनेवा में। WHO की बात की जा रही है तो इसका थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगर आपसे IMF के बारे में बात करें, आपसे अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, तो ये दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में क्या बोलते हैं, WHO का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकल कर आए जो जिसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, ठीक है, कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? ILO का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। तो ये सब जानकारी आपको बनाकर चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन कुछ और है और काफी इजी क्वेश्चन है। इसको एक अलग वर्ड से आपको यहाँ पर दिया गया है। नाम क्या दे दिया गया? दिल्ली समझौता। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस सेशन में कर भी चुके हैं, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर एक अलग से वर्ड के रूप में यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाओ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग के सामने आज मैं इसको लेकर आया भी हूँ। दिल्ली समझौता क्या है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कर जाओ, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5 मार्च, ठीक है, 5 फरवरी 1931 में क्या हुआ था? 5 फरवरी 1931 में क्या हुआ था? गांधी जी, ठीक है, गांधी जी और किसके बीच में? इरविन। कौन थे ये उस टाइम के गवर्नर थे, लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। यानी दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग से कुछ बातें सहमति हुई थी, कुछ बातों पर सहमति हुई थी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। ये जो समझौता था, ठीक है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो समझौता हुआ था, ये कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसलिए गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आया, आप लोग कंफ्यूज ना कर जाओ, इसलिए मैंने इसको काफी अच्छे से यहाँ पर एलिबोरेट किया, एनालिसिस कर दिया कि देख लीजिए, ये जो हुआ था ना 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी बातों पर सहमति बनी थी। गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो उस टाइम के वायसराय थे, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग दिल्ली समझौता बोलते हैं। तो आगे से अगर आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिले दिल्ली समझौता, तो आप सीधा समझ जाओगे कि गांधी इरविन पैक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता में ये बात की गई थी कि हाँ, कांग्रेस भी जो है, क्या बोलते हैं, ये जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसमें कांग्रेस भी आएगा, ठीक है। और कांग्रेस का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये शांतिपूर्वक शराब की दुकान के सामने और विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने शांतिपूर्वक जो हड़ताल करने का परमिशन दे दिया गया, ठीक है। नमक में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्रांतिकारी को पकड़ा गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, बिना किसी गलती को देखे हुए उनको रिलीज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सब निर्णय लिया गया था गांधी इरविन पैक्ट में, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन, ठीक है। और गांधी इरविन का कार्यकाल कब से, लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो कब से कब है? 1926 से लेकर 1931 तक ये इनका कार्यकाल है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर समझना है और माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। रूस का जो मैनचेस्टर है ये किसे कहते हैं?
एक्चुअली ये जो मैनचेस्टर नाम का जो जगह है ना, ये कहाँ पर है? ये ब्रिटेन में। कहाँ पर है? ये ब्रिटेन में, ठीक है। मैनचेस्टर नाम का जो एक्चुअल में जगह है, वास्तविक जो जगह है, वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। उसी के आधार पर उससे उससे समानता रखने वाला जो प्रदेश का जो क्षेत्र होता है, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं जहां पर वो क्षेत्र स्थित होता है। जैसे अगर वो क्षेत्र उसी टाइप का कोई क्षेत्र रूस में है, हम लोग क्या बोलते हैं? रूस का मैनचेस्टर। अगर वैसा ही कोई क्षेत्र जापान में देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? जापान का मैनचेस्टर, ठीक है। वैसा ही क्षेत्र भारत में देखने के लिए मिलता है, हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। तो रूस का मैनचेस्टर जो है हम लोग किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और वास्तविक रूप में जो मैनचेस्टर नाम का जो जगह है वो कहां पर है? ये ब्रिटेन में, ठीक है। तो रूस का मैनचेस्टर ऑप्शन क्या है? मॉस्को, नोवोसिबिर्स्क, लेनिनग्राद या फिर इवानोवो, ठीक है। तो रूस का जो मैनचेस्टर है उसको हम लोग किसे बोलते हैं? मॉस्को को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मॉस्को को बोलते हैं। मॉस्को को हम लोग रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं। जिस प्रकार टोक्यो को हम लोग जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार रूस को हम लोग मॉस्को को हम लोग रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है? अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई कैंडिडेट है, अगर कोई प्रत्याशी है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो और जस्ट 6 या 8 महीनों के बाद, क्या बोलते हैं, 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो इस लोकसभा चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी, ठीक है, अगर कोई प्रत्याशी इस चुनाव को लड़ता है तो उसका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए, जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए लड़ने के लिए। 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप लड़ना चाहते हो, खड़ा होना चाहते हो, ठीक है। अगर आप खड़ा होना चाहते हो ना इस चुनाव में, ठीक है, एक प्रत्याशी के रूप में, तो आपका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो और लोकसभा का चुनाव आप लड़ना चाहते हो। तो इसके अलावा अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, ठीक है, राज्यसभा की बात करें या फिर राज्य में जो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है? विधान परिषद देखने के लिए मिलता है। विधान परिषद देखने के लिए मिलता है और ये टोटल 6 राज्यों में है विधान परिषद, ठीक है। तो ये राज्यसभा और विधान परिषद में, ठीक है, अगर इसका सदस्य बनना चाहते हैं आप, इसका सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपके 30 वर्ष हो गए हैं तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आप विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ना है या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपका आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप में मन है कि आप राज्यपाल बनना चाहते हो, आप अगर राज्यपाल बनना चाहते हो या फिर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आप फिर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो ये बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, तो काफी अच्छे से मैंने डिटेल से आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपसे इससे संबंधित मिनिमम आयु से संबंधित आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, ठीक है, एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो या फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है, तो इसे लड़ने के लिए आपका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये आपका 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वोट अगर देना है, ठीक है, वोट अगर देना है तो कितना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष के अगर हम लोग हो गए हैं, ठीक है, 18 वर्ष के अगर हम लोग हो गए हैं तो हम लोग वोट दे सकते हैं। हम लोग क्या है? वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो वोट अगर देना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ना है, मुखिया का चुनाव लड़ना है, ठीक है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, ठीक है, सरपंच का चुनाव लड़ना है या नगर पालिका का चुनाव लड़ना है, तो हमारी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसके अलावा मैंने आपको बताया भी है कि क्या बोलते हैं, राज्यपाल बनना है या फिर राष्ट्रपति बनना है या फिर उपराष्ट्रपति बनना है, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो अब जो है ना, न्यूनतम आयु से संबंधित
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने काफी डिटेल से आपको बता दी है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि हाँ 25 साल होना चाहिए मिनिमम अगर आप लोकसभा का प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये कथन किसका था, ये विचार किसका था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि होता क्या है ना कि क्वेश्चन को जब ज्यादा थोड़ा सा मॉडरेट बनाने की जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे कथन आपको क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिल जाते हैं कि ये कथन किसने कहा था, ये करो या मरो किसने कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो ऐसे कथन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये कथन किनका है, ये विचार किनका है। ऑप्शन क्या हमारे पास है, कौटिल्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो है ना कथन साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये महात्मा गांधी का विचार है। किनका विचार है, महात्मा गांधी का विचार है। महात्मा गांधी ने ही ऐसा कहा था कि हाँ साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कौटिल्य, तो कौटिल्य कौन है, मौर्य वंश का संस्थापक में काफी अहम भूमिका निभाने वाले जो थे वो कौटिल्य थे, और ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखे थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये ये आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और इनको क्या बोलते हैं, भारत के पुनर्जागरण काल का पितामह किसे बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। ठीक है, भारत के आधुनिक पिता किनको बोलते हैं, राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा है पिछले सेशन में कि इन्होंने क्या बोलते हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी, कहाँ पर, बम्बई में की थी, कब की थी, 1875 में की थी। और ये इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। और यही थे जिन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। और भारत क्या है, भारत भारतीयों का है, इनका ही कथन था। ठीक है, तो ये हो गया एक डिटेल एनालिसिस जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं होती है बल्कि मन होता है। यानी जो टेस्ट का जो एक एक्चुअल पोजीशन जो होता है, एक्चुअल जो प्लेस होता है वो हमारा जीव नहीं होता है, वो क्या होता है, मन होता है। मन अगर खुश हो गया किसी स्वाद से तो वो चीज भी खुश हो जाएगी, अगर मन खुश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो कथन था ये किसका था। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये जो कथन था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं है बल्कि क्या है, मन है, ये महात्मा गांधी का विचार था। इनका विचार था, महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी क्या बोलते हैं, प्रियम्बल में, ठीक है, परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया था। आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है ना, ठीक है, उद्देशिका, इसमें एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन था, साम्राज्यवाद जोड़ा गया था। ठीक है, और क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, या फिर और क्या था, अखंडता। ये 3 जो वर्ड थे ये तीनों को जोड़ा गया था उद्देशिका में। ठीक है, जो हमारा संविधान का जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को, ठीक है, इस टाइप का जो लाइन से शुरुआत होता है, ठीक है, उद्देशिका हमारा प्रियम्बल। ठीक है, तो उस उद्देशिका में 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 3 वर्ड है, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये किस संविधान के संशोधन से जुड़े गए थे। ऑप्शन क्या बोल रहा है, 38 38वां संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1979। ठीक है, तो ऐसा कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे उद्देशिका में साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उद्देशिका में जोड़ा गया था। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें चारों में से एक वर्ड जो है ये तीनों में से एक वर्ड होगा। तो आपको यहाँ से भी आपको समझना है, ठीक है, कि किन 3 वर्ड को जोड़ा गया था और किस संविधान के संशोधन से जोड़ा गया था, आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरे अच्छे से एक क्या बोलते हैं एनालिसिस, उद्देशिका में कब जोड़ा गया था और क्या क्या जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल
किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी क्या बोलते हैं, मैंने आपको पिछले सेशन में ये आपको बताया हुआ है कि संसद में, ठीक है, एक वर्ष में, एक सेशन में, एक सत्र में, ठीक है, सॉरी, एक वर्ष में कितने टोटल सत्र होने चाहिए। ठीक है, टोटल कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं। और ये सत्र, ठीक है, कितने होते हैं, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में आ भी चुका है। ठीक है, बिहार के क्वेश्चन में आ भी चुका है। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी भी है कि टोटल संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, क्या होता है, एक होता है बजट सत्र। ठीक है, दूसरा होता है मानसून सत्र, क्या होता है, मानसून सत्र। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, शीतकालीन सत्र, जो अभी चल रहा है, जो अभी, ठीक है, जो अभी चल रहा है, शीतकालीन सत्र। ठीक है, तो ये हमारा 3 सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। टोटल 3 सत्र होते हैं, लेकिन प्रावधान ये है कि ये तीनों सत्र के बीच में, यानी 2 सत्र के बीच में, बजट और मानसून, या फिर मानसून और शीतकालीन, ये 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का ही गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि 3 सत्र तो होते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, साल में कम से कम 2 सत्र तो होना ही होना है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 माह का ही गैप हो, उससे ज्यादा गैप नहीं हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने का अंतराल जो है वही अलाउ है, उससे अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में जो गुफाएं हैं और जो शैलकृत मंदिर है वो किस धर्म के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि ये जो एलोरा का जो गुफा है ना, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलता है। कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये क्या बोलते हैं, गुफा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये जो गुफा है ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, किन धर्मों की मंदिर मिलते हैं, किस किस धर्म के मंदिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन क्या है, हिंदू और बौद्ध धर्म का मिलता है, हिंदू और जैन धर्म का मिलता है, बौद्ध और जैन धर्म का मिलता है, या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का मिलता है। तो ये जो एलोरा में जो गुफाएं हैं, शैलकृत मंदिर है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, टोटल 29 मंदिर है, और 29 मंदिरों में से, ठीक है, 3 धर्म के मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हिंदू धर्म के मंदिर भी मिलते हैं, बौद्ध धर्म के मंदिर भी मिलते हैं, और जैन धर्म के भी मंदिर मिलते हैं। तीनों के तीनों धर्म के मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। आप सभी को पता है कि अकबर जो थे, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन मुगल शासक थे। कौन थे ये, बहुत ही बेहतरीन मुगल शासक थे। ठीक है, और इनके शासन में, इनके दरबार में, ठीक है, 9 रत्न थे जिसको हम लोग नवरत्न बोलते हैं। ठीक है, 9 रत्न थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं। इसी में से एक रत्न था जिसका नाम क्या था, तानसेन। क्या था, तानसेन। और तानसेन जो था ये एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का क्या था, गायक था। ये क्या था, एक उत्तम गायक था तानसेन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो तानसेन था, ठीक है, संगीतकार तानसेन, इसका मूल नाम क्या था। ऑप्शन क्या है, लाल कुलवंत, रामतनु पांडे, बंदा बहादुर, या फिर मार्कंडे पांडे। तो ये जो है ना तानसेन, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, रामतनु पांडे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि ये जो रामतनु पांडे हैं, ये जो तानसेन है, किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है। ठीक है, गामा किरणें क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अल्फा किरण होती है, बीटा किरण होती है और गामा किरण होती है। तो गामा किरण क्या होती है, क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अवशेषित कण होता है, क्या ये बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित किरणें होती है, क्या ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित आवेशित किरणें होती है। तो होता क्या है ना कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे क्या बोलते हैं, किरणें निकलती हैं। उस पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, जिनसे क्या बोलते हैं, लगातार क्यों मतलब किरण निकलती है, अल्फा किरण निकलती है, बीटा किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है, और उस पदार्थ का मतलब क्या होता है, मतलब वो पदार्थ धीरे धीरे मतलब डिकम्पोज हो जाता है, किरण को लगातार किरण का लगातार उत्सर्जन करता रहता है। अल्फा किरण जो होता है ये हमारा क्या कैसा नेचर होता है, ये इसका पॉजिटिव नेचर होता है। बीटा किरण जो होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर हमारा, इसकी जो प्रकृति होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन ये जो गामा किरण है ना, इसका कोई भी नेचर नहीं होता है, ये मतलब आवेशित होता ही नहीं है, ये
आवेशित जो होता है ना, ये आवेशित किसी भी टाइप का आवेशित नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। और ये निकलता कहाँ से, रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलता है। लेकिन इसमें एनर्जी जो होता है अल्फा बीटा की तुलना में सबसे ज्यादा एनर्जी गामा किरण में ही होता है, और ये आवेशित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा काफी अच्छे से बैठ रहा है कि हाँ, जो गामा किरण है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एनर्जी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ग्लूकोज जो है, ठीक है, C6H12O6, ये हमारा फॉर्मूला है, ये सूत्र है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का जब मतलब ये डाइजेशन होता है तो दो तरीके से होता है, दो टर्म में होता है। एक होता है ग्लाइको प्रोसेस होता है, एक होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो पहला प्रोसेस जो होता है उससे 2 ATP मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसेस जो क्रेब्स साइकिल होता है उससे हम लोग को 36 ATP मिलता है। ठीक है, तो टोटल एक अणु ग्लूकोज का जब क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण होता है, इसका एक अणु ग्लूकोज का टोटल कितना ATP मिलता है, 2 + 36 38 ATP टोटल मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर क्या है, 38 ATP, यानी एक अणु ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है उसे कितना एनर्जी मिलता है, 38 ATP मिलता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, यानी होता क्या है ना, ये समुद्र है, ये समुद्र है। समुद्र में क्या है ना, ऐसे ऐसे खरपतवार पाए जाते हैं, लंबे लंबे घास पाए जाते हैं समुद्र में। ठीक है, ये जो खरपतवार है ना, ये जो लंबे लंबे घास पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीवीड। क्या बोलते हैं, सीवीड। हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्री खरपतवार। ठीक है, खरपतवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। ये जो समुद्री खरपतवार है ये निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन क्या है, ब्रोमीन का, आयोडीन का, गंधक का, या फिर क्लोरीन का। ये जो समुद्री खरपतवार होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। किसका, आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि समुद्री खरपतवार जो होते हैं ये आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, सभी को पता है कि ये जो 1 से 3 वर्ष के कार्यकाल में जो शिशुओं को जो रोग होता है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, वो 2 रोग होता है। एक होता है क्वासिरकोर, एक होता है मेरेस्मस। ठीक है, एक होता है मेरेस्मस, एक होता है क्वासिरकोर। ये दोनों के दोनों रोग होते हैं बच्चों में होते हैं, शिशुओं में होते हैं, 1 से 3 वर्ष के जो शिशु होते हैं उसमें होते हैं। और किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दूध, मछली, मांस, अंडा, ठीक है, गाजर वगैरह जो है, ठीक है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से हो जाएगा कि हाँ, प्रोटीन की कमी से क्वासिरकोर नाम का बीमारी होता है, मेरेस्मस नाम का बीमारी होता है। और किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से किस में होता है, शिशुओं में होता है। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में देखने के लिए हम लोग को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, राजकुमार राव, सूर्या, अजय देवगन, या फिर अल्लू अर्जुन। तो ये जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो हुआ है, ठीक है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जो चुना गया है वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है अल्लू अर्जुन को। किसको चुना गया है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। ठीक है, किस मूवी के लिए, पुष्पा के लिए। किस मूवी के लिए, पुष्पा के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी इन चंपारण, ये जो पुस्तक था ना, ये जो पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, नाम क्या है पुस्तक का, गांधी इन चंपारण। ठीक है, ऑप्शन क्या हमारे पास है, किसने लिखा है इस पुस्तक को, क्या राजकुमार मुखर्जी ने लिखा है, या केपी माथुर ने लिखा है, या दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखा है, या फिर दीपक सुराना ने लिखा है। ये जो है ना गांधी इन चंपारण, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने इन पुस्तक को लिखा है, इसका नाम है गांधी इन चंपारण। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानचित्र बनाने के लिए, ठीक है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। बहुत सारे, इससे पहले हम लोग
बायोलॉजी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं वो हम लोग देखे हैं। यहाँ पर क्या ज्योग्राफी का एक डिपार्टमेंट है, मानचित्र को ड्रॉ करना। इस टाइप के विज्ञान बनाने के, मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ, ठीक है, ड्राइंग द मैप, ठीक है, इस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्या है, कार्टोग्राफी, कार्पोलॉजी, जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी। जियोलॉजी तो भू विज्ञान से संबंधित है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। जियोग्राफी हम लोग को पता होगा कि भूमंडल से जो भी संबंधित है, हवा पानी वगैरह, ये जियोग्राफी उसका डिपार्टमेंट हो गया। ये जो है ना मानचित्र बनाने का, मानचित्र बनाने का जो डिपार्टमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि कार्टोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ मेकिंग ऑफ मैप। यानी कार्टोग्राफी क्या बोलते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जो क्या बोलते हैं, मानचित्र बनाने के संबंध में क्या बोलते हैं, मतलब संबंध रखता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, कार्टोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है। ये काफी मतलब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक अर्थशास्त्र का सबसे अच्छा मतलब पसंदीदा टॉपिक है कि मुद्रास्फीति एक्चुअली होता क्या है। आसान टॉपिक है लेकिन इसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा गेम है। होता क्या है कि आप एक ब्रेड खरीदने के लिए मार्केट जाते हो, ठीक है, एक ब्रेड खरीदने के लिए आप मार्केट जा रहे हो। इस ब्रेड की कीमत कितनी है, 12 रुपये। कितनी है, 12 रुपये, ठीक है। और क्या होगा कि कुछ साल के बाद, ठीक है, कुछ साल के बाद क्या होता है, ठीक है, कुछ साल के बाद क्या होता है, कुछ साल के बाद ये देखने को मिलता है कि इसी ब्रेड की कीमत अब कितनी हो गई है, 50 रुपये हो गई है, ठीक है। ब्रेड वही का वही है, ठीक है। दाम मूल्य देखिए, क्या मूल्य था 12 रुपये, अब कितना हो गया, 50 रुपये। तो इसमें मूल्य जो है वो किसका गिरा, ठीक है, तो मूल्य जो है हमारे रुपये का गिर गया, हमारी मुद्रा का गिर गया। मुद्रा थी 12 रुपया, हम लोग को एक ब्रेड मिल जाता था। अब क्या है, उसी ब्रेड को पाने के लिए हम लोग 12 नहीं, हम लोग 12 का 3 टाइम्स से ज्यादा यानी 50 रुपया खर्च कर रहे हैं इस ब्रेड को पाने के लिए। तो किसका वैल्यू गिरा, ब्रेड का वैल्यू गिरा या फिर मुद्रा के वैल्यू गिरा। तो ब्रेड का वैल्यू तो गिरा नहीं, ब्रेड का तो वैल्यू बढ़ गया। वो हम लोग को 12 की जगह कितने रुपए मिल रहा है, हम लोग को 50 रुपए मिल रहा है। तो यानी 12 की जगह 50 रुपए में वो सामान हम लोग को मिल रहा है, वही का वही सामान है, यानी हमारी मुद्रा का वैल्यू गिर गया। तो जब हमारी मुद्रा का वैल्यू गिर जाता है, मूल्य गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति जो है कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, घट जाता है, मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ पर अवस्थित है। यानी सतोपंथ जो है बहुत टाइप के ग्लेशियर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स में, ठीक है। उसी में से एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सतोपंथ ग्लेशियर जो ये उत्तर भारत में मिलेगा, ये तो हम लोग को पता है कि उत्तर भारत में सतोपंथ ग्लेशियर मिल रहा है। किस स्टेट में मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंतर्गत ये ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। यानी होता क्या है ना कि संसद को चलाने के लिए बहुत प्रकार के नियम होते हैं, बहुत प्रकार के कानून होते हैं, बहुत प्रकार की विधि होती है। इसमें से कौन सा विधि है जो भारतीय संसद में वो अपनाया गया है और भारतीयों के द्वारा ही उस विधि को इजाद किया गया है। तो कौन सा विधि है, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव या फिर गिलोटिन, ठीक है। तो ये जो है ना स्थगन प्रस्ताव, यानी क्या बोलते हैं, मतलब संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दो, उसको हम लोग स्थगन प्रस्ताव उसके लिए हम लोग लाते हैं, ठीक है। कटौती प्रस्ताव क्या है कि मान लीजिए किसी चीज के लिए क्या बोलते हैं 50,000 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, ठीक है। तो जो संसद के जो सदस्य हैं बोले कि नहीं 50 करोड़ जो है वो बहुत ज्यादा है भाई साहब, इसमें कटौती करो। तो कटौती करने के लिए जो प्रस्ताव पास होगा उसको हम लोग कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। अब गिलेटिन क्या है, तो गिलेटिन ये है कि अगर कोई बिल है, बिल को क्या बोलते हैं डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, और क्या समय पूरा हो गया है और बिल के 10 प्रोविजन में से 7 प्रोविजन को ही क्या बोलते हैं डिस्कस किया गया है, 3 प्रोविजन बचे हुए हैं, तो सबको मिला करके पास कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गिलेटिन बोलते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि कौन से संसदीय कार्य जो विधि है जो क्या बोलते हैं भारत की देन है, वो है शून्यकाल। शून्यकाल क्या है ना कि ये क्या बोलते हैं एक समय का दायरा होता है जो मतलब दिया जाता है संसद के सदस्यों को कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी लोक जन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है वो सरकार से कर सकते हैं, संसद में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए 10 बजे से पहले
क्या बोलते हैं नोटिस क्या बोलते हैं स्पीकर को देना पड़ता है, सदस्यगण को, अध्यक्ष को देना पड़ता है सदस्यगण के द्वारा, ठीक है। और ये शून्य काल का होता है, यानी ये क्वेश्चन पूछने का ही काल होता है, ठीक है। और ये जो काल है ये क्या बोलते हैं भारत सरकार की, भारत की ही देन है, ठीक है, ये जो विधि है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा शून्य काल, ऑप्शन में बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। आप सभी को पता है कि जब हम लोग भारतीय संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं न्याय शब्द को हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो न्याय शब्द जो है वो किस अर्थ में यूज किया गया है, क्या आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए बात की गई है, क्या पूर्ण न्याय की बात की गई है, क्या पद और अवसर की समानता की बात की गई है, या फिर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द की जो बात की गई है वो सामाजिक न्याय की भी बात की गई है, आर्थिक न्याय की भी बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय मतलब किसी के साथ भी क्या बोलते हैं रंग भेद आधार लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामाजिक न्याय हो गया। आर्थिक न्याय हो गया कि सभी को क्या बोलते हैं इक्विटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी ऑफ स्टेटस जो है वो बात की जाएगी, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है उसकी बात की जाएगी, ये आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक न्याय क्या हो गया कि सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। एक गांव में एक ग्राम सभा में जितने भी उपस्थित क्या बोलते हैं लोग हैं उनका क्या बोलते हैं निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए, और ठीक है, और सभी किसी भी पार्टी का जो ऑफिस है वो सभी नागरिक के लिए खुला हुआ है, ठीक है, ये हो गया राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये तीनों न्याय की बात की जाती है और प्रस्तावना में उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है न्याय, ठीक है। चलिए काफी अच्छे से मैंने इसको बताया है, आई होप आप लोग को काफी अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। न्याय जो होता है वो हम लोग को सामाजिक न्याय भी देखने के लिए मिलता है, आर्थिक न्याय की भी बात की जाती है और राजनीतिक न्याय की भी बात की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब का शेर के रूप में कौन किसे जानते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग ने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था कि पंजाब के शेर के रूप में हम लोग किसको बोलते हैं, वो हम लोग लाला लाजपत राय को बोलते हैं, ठीक है। ये पंजाब क्षेत्र से आते थे, वहीं से संबंध रखते थे और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, इसको हम लोग पंजाब का शेर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश द्वारा शामिल किया जाता है, यानी मौलिक कर्तव्य जो है ना ये संविधान मूल संविधान में नहीं थे। जब ओरिजिनल में जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जब संविधान बना था उस टाइम जो था ना ये मौलिक कर्तव्य जो था वो नहीं था। मौलिक कर्तव्य को कब लाया गया है, मौलिक कर्तव्य को जो लाया गया है वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कब लाया गया है। 40वें संशोधन के द्वारा, 43वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ना इसके लिए एक कमेटी बनी थी, क्या थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने अनुशंसा की थी, अनुमोदन किया था कि हाँ मौलिक कर्तव्य आना चाहिए ताकि नागरिक जो है, नागरिक का कर्तव्य जो है नागरिक को पता चल सके देश के प्रति, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो था पहली बार कब आया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किए गए थे, ठीक है। बाद में क्या बोलते हैं एक मौलिक कर्तव्य को और शामिल किया गया, कब, 86 संशोधन, 86 संशोधन क्या बोलते हैं 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा एक और को ऐड किया गया। टोटल कितने हो गए मौलिक कर्तव्य, 11 हो गए, पहले कितने थे, 10 थे, एक और को जोड़ा गया 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये पहले नहीं था संविधान में, इनको लाया गया है 1976 में, किस समिति के रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, किस संशोधन के द्वारा, तो 42वें संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। होता क्या है ना कि अगर क्या बोलते हैं सरकार के विरुद्ध आप सरकार के कार्यों से खुश नहीं है तो क्या बोलते हैं विपक्ष का कोई भी सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, ठीक है, सदन में। और एक सत्र में, चूंकि सदन में 3 सत्र होते हैं तो एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव जो है किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है। इंदिरा गांधी के विरुद्ध क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है, इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो इंदिरा गांधी के लिए लाया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए कम से कम कितने सदस्यों का साइन चाहिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, तो वो कितना है, वो है 50,
50 लोग अगर साइन कर दे, ठीक है, तो वो 50 लोगों का साइन किया हुआ जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर का निर्णय होगा तो अविश्वास प्रस्ताव को 10 दिन के अंदर लाने का डेट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर स्पीकर का परमिशन नहीं होगा तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाँ 50 लोग का साइन होना चाहिए, ठीक है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी या फिर किरण जॉर्ज। तो ये जो है ना, किरण जॉर्ज ने इस खिताब को जीता है, ठीक है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का जो खिताब है वो किरण जॉर्ज ने जीता है और चाइना के ठीक है खिलाड़ी को हराकर इसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट कीजिए, ठीक है। और बैक टू बैक लगातार ज्ञानतु जो है आपके लिए जीके जीएस का टेस्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो बने रहिए, धन्यवाद।